ठीक, ध्यान दो। मतलब बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या? काय के लिए लग रहा? ठीक। जो पैसा बिजनेस के लिए लगता है आप उसको क्या लिखते हो अकाउंटिंग में? कैपिटल। अकाउंट्स के हिसाब से कैपिटल आपको किन चीजों के लिए रिक्वायर्ड है? एसेट्स के। अगेन अकाउंट्स के अनुसार एसेट्स कितने टाइप्स के हैं? कौन से? फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा है करंट एसेट्स। अब बताइए फिक्स्ड एसेट्स का एक आधी एग्जांपल। लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक। करंट एसेट कुछ और? कॉमन एग्जांपल स्टॉक इन हैंड या फिर स्टॉक। समझा क्या? ये दो ऐसे पर्पज है जिसके लिए आपको लगता कैपिटल, और बस उस कैपिटल को ही यहाँ पर बोला गया है बिजनेस फाइनेंस। ये ठीक है? पक्का? जैसे नॉर्मली मैं शुरू करता, मैं एक स्टोरी से ही शुरू करूंगा। एक पर्सन, ठीक है, इसको करने का है न्यू बिजनेस स्टार्ट। तो इसके पास में क्या ऑप्शंस है फाइनेंस या फंड्स रेज करने के? हाँ, और दूसरा फैमिली और मार्केट से पैसा ले सकते हैं। लेकिन मान लो अगर फैमिली पैसा नहीं दे रही तो मार्केट से, तो मार्केट से पैसा उधार मिलेगा कि नहीं? उधार ही मिलेगा। अभी फिलहाल कोई इक्विटी खरीदेगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला न्यू बिजनेस, मतलब अभी ये सोच रहा है कि इसको बिजनेस करना है, लेकिन फिलहाल बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अभी अपन एकदम जीरो लेवल पर है। समझा क्या? तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है रेज फंड्स थ्रू लोन्स, और दूसरा ऑप्शन है कुछ पैसा अगर खुद का हो तो वो। खुद का जैसे क्या? तो एग्जाम्पल मैंने अपना खुद का ही लिया है। तो फिलहाल आई एम इन्वॉल्व इन अ प्रोफेशन। उस प्रोफेशन से मेरी जो भी इनकम है, वो इनकम से मैं करूंगा कुछ सेविंग्स। ठीक है? तो ये सेविंग्स मतलब रिजर्व्स, बोले तो खुद का पैसा। समझ आया क्या? तो यहाँ पर लिख दिया मैंने रिजर्व्स। तो ये दो चीजें मिलाकर मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। समझ आया? और जब मैंने बिजनेस शुरू किया तब मैं क्या हूँ? विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम आई इन? सोल ट्रेडिंग। रीजन, एक सिंगल पर्सन हो सर आप फिलहाल, आपके पास कोई नहीं। तो मैंने बिजनेस कौन सा किया? गुड क्वेश्चन। हाँ, वही वही वही। ए नाश्ता सेंटर, है ना? समझ गए तुम? ठीक है। ये सारा बिजनेस शुरू करने के लिए, इतना भी जितना तुमको ऑब्वियसली उधर दिख रहा है, ये बिजनेस शुरू करने के लिए जो नाश्ते का बिजनेस है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर? सबसे पहले तो ये गाड़ी, इसको हाथ गाड़ी बोलते हैं। ठीक। और कढ़ाई, गैस सिलेंडर। ठीक है। और ऑयल, डोंट टीच हाउ टू टीच। एग्जैक्ट। ऑयल और क्या? मसालेस,
स्पाइसेस, बाप रे। हाँ ठीक है, और नहीं लगाने मेरे को, कुछ और। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चेयर यहाँ पे देखो, ठीक है। और प्लेट्स, कटोरी, डस्टबिन, चम्मच, ठीक है, वाटर, और बताओ और भी है, अभी तो वो खत्म थोड़ी हुआ। हाँ फिर आता तभी तो डाली ना दुकान। बना क्या रहे, समोसे। कॉमन वर्ड यूज कर लिया उसके लिए अपन ने मसाले, और कॉमन वर्ड यूज कर लिया उसके लिए अपन ने वेजिटेबल्स, ये ठीक है। सुनो पॉइंट, ये सारी चीजें खरीदने के लिए क्या लगेगा, और ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है, असेट्स है, करेक्ट। इसमें से कौन सी फिक्स्ड है, ये मेरी फिक्स्ड असेट्स है। और उसके नीचे जो अपन ने लिखी हुई है, अपन दूसरे कलर से उसको मार्क करते हैं, ये जो नीचे लिखी हुई है, ये रिकरिंग असेट्स है। रिकरिंग मतलब सर बार बार खरीदनी पड़ेंगे, ऑब्वियसली आप 10 साल का तेल एक साथ तो खरीद नहीं सकते कि सर बड़ी मुश्किल से तो आपने बिजनेस शुरू किया, हाथ गाड़ी खरीदी, है ना। अगर इतना ही पैसा होता तो डायरेक्ट शोरूम डालते थे ना। पॉइंट, छोटा सा बिजनेस है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, एग्जैक्ट पॉइंट यही है पकड़ने का, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। और ये जो एसेट्स मैंने ब्लू कलर में मार्क की वो सारी क्या है, रिकरिंग एसेट्स। रिकरिंग मतलब करंट एसेट्स, जो बार बार आपको बिजनेस में खरीदनी पड़ी। ठीक, बिजनेस चल पड़ा, बहुत अच्छी तरीके से चला, बहुत कमाई हुई, अच्छे पैसे बना। तो इस बिजनेस में मैंने लिए थे लोन्स। एक सवाल, यहाँ इस बिजनेस के लिए जब मैंने शुरू किया स्टेप 1 पर, मुझे लोन कौन देगा, गलत नाम मत लेना, बोलो। प्राइवेट फाइनेंसर्स, बैंक्स नहीं आती। कुछ हुई नहीं मैंने क्या बोला, आई एम जीरो, तो मेरे पास में कुछ है नहीं ना गिरवी रखने के लिए, तो बैंक लोन नहीं देता ऐसे लोगों को। और मेरा कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है फिलहाल मार्केट में, कोई गुडविल नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आई एम जीरो, एंड बिकॉज आई एम जीरो, ऑल आई नीड इज मनी। मनी लेकिन लोन, लोन लेकिन बैंक के पास जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में शो करने के लिए कोई कागजात है ही नहीं, कोई एसेट गिरवी रखने के लिए है ही नहीं। तो मुझे ऐसे वक्त पर लोन देगा कौन, प्राइवेट फाइनेंस। अब इतना इज्जतदार नाम ना देते हुए पाउलो, वही जो बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते हैं, गले में बड़ी चेन पहनते हैं, और उनके दो चार बटन खुले होते हैं, वो एकदम हट्टे कट्टे दिखते हैं। हाँ, उनको देखकर ही डर जाता आदमी, ऐसा इमेज बता रहा हूँ। तो वही है हमारे प्राइवेट फाइनेंस। अगेन आई एम अ स्टार्ट अप नहीं बोलूंगा मैं, स्टार्टिंग, स्टार्टअप ऐसा नहीं होता। तो मैंने अभी बिजनेस शुरू किया, शुरुआत में लोन दिया जो बेसलेस है, मतलब उसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है लोन देने के। एक्चुअली कोई है जो लोन देना ही नहीं चाहिए मुझको, रीजन क्योंकि मेरे पास में कुछ है ही नहीं, लेकिन स्टिल इस प्राइवेट फाइनेंसर ने लोन दिया। मतलब इसने क्या लिया, हाई रिस्क लिया। क्या लिया, एकदम हाई रिस्क। और बिकॉज उसने हाई रिस्क लिया, इस वजह से वो मेरे से लेगा हाई। मतलब मेरा सवाल ये है तुमसे कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का वो रेट चार्ज करेगा वो कैसा होगा, बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट, एकदम आड़ा टेढ़ा, हाँ, बहुत ही ज्यादा। और मैंने ये लोन खुद की मर्जी से लिया तो मुझे वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये समझ आया क्या, पक्का। पॉइंट, बिजनेस जोरों शोरों से चला, भाव भी आते थे नाश्ता खाने को, तो भाव को खाना भी फ्री देना पड़ता था। भाव है ना, उन्होंने मेरे को मदद की ना, तो उनका ज्यादा ब्याज का पैसा मैंने धीरे धीरे करके साल भर में चुकाया, समझा। और मेरे पास में कुछ पैसा सेव हो गया, और इसी बिजनेस से, समझ आया। तो मैंने बोला अब थोड़ा सा बिजनेस को करते स्केल, अब थोड़ा बढ़ाते।
बढ़ाने के लिए मैंने सोचा आई शुड परचेज अ, कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टपरी देखकर ही नहीं आते, वो बोलते हैं नहीं आना हमको, लेकिन शॉप देखकर अट्रैक्ट हो जाते, वो भी कस्टमर जुड़ जाएंगे, तो बिजनेस थोड़ा सा स्केल हो जाएगा। तो मैंने शॉप का सोचा, लेकिन शॉप ठहरी 20 लाख की। मेरे पास में सेविंग्स है 5 लाख की। समझा क्या? भाव के पैसे ब्याज से ही चुका चुका हूँ, मतलब पूरे पैसे दे दिए हैं। तो अभी फिलहाल मेरे ऊपर कोई डेट नहीं। ठीक। तो क्या हुआ था ना, कि जब ये नाश्ते का सेंटर चालू था, एज वेल एज ऑन दी अदर हैंड मैं सुबह क्लासेस भी ले रहा था प्रोफेशन। तो मैंने क्या किया, अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने नाश्ते की दुकान का एडवर्टीजमेंट भी किया। ठीक है। तो मेरे को ज्यादा क्राउड कहाँ मिल गया? क्लास, स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स ने बहुत देखा, अरे बाप रे अंकुश सर इतनी मेहनत करते हैं, कभी अच्छे कपड़ों में दिखते, कभी गमछे में दिखते, ऐसा मतलब दोनों तुमने मेरे सीन देख लिए। भाई सर की दुकान तो बढ़िया चल रही, तुमने माउथ पब्लिसिटी की जिस वजह से और कस्टमर आए मेरे पास। लेकिन कुछ कस्टमर ना बहुत मोटिवेटेड रहते हैं बिजनेस को लेकर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर जगह क्या ढूंढते, बिजनेस ढूंढते हैं। उनको बस यही दिखता रिटर्न्स कहाँ से आ सकते हैं, मतलब उनको बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, सिंपल। तो भाऊ ने बोला कि बोले तूने मेरे को इतना ब्याज दिया, बोले ज्यादा ब्याज दिया तूने मेरे को, इतना ज्यादा ब्याज, मतलब तेरे बिजनेस में कमाई तो बहुत अच्छी है, ये बात तो तय है। तूने पैसा भी पूरा चुका दिया और प्लस ब्याज भी चुका दिया 1 साल में, मतलब तेरे पास में कमाई तो बहुत ज्यादा। तो ये भाऊ बोले तूने कितने कमाए? मतलब भाऊ आपको जितने दिए हैं उससे 10 टाइम्स मैंने कमाए। भाऊ बोले यार फिर तो अपना ब्याज कम ही हो गया। भाऊ बोले यार फिर तो मेरे को अब 5% नहीं, तो मेरे को 10% इंटरेस्ट दे। मैंने बोला भाऊ नहीं, अपने को गरज नहीं, क्योंकि अपने पास में, अब खुद के पास में कितने हैं? 5 लाख खुद के ही है। मतलब भाऊ कुछ और ऑफर दो, है ना? अब ये इतने वो बोलते ना, इतने बट से कैसे बात कर रहा हूँ, हाउ कैन आई टॉक लाइक दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे पास में कुछ ना कुछ अब जमा हो चुका है। दैट इज वाई अब कहीं ना कहीं मेरे वर्ड्स में वजन है। तो आई कैन डील, आई कैन नेगोशिएट, आई कैन बार्गेन कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम इन अ पोजिशन नाउ कि आई कैन बार्गेन। है ना? भाव के पैसे डुबाए क्या, तो भाव से तो रिलेशन तो अच्छी हो गए ना। तो अब भाव को अगर पैसे मांगे तो भाव दे देंगे क्या, क्योंकि पहली बारी के पैसे चुकाए ना। तो लेकिन मेरे को इस बार थोड़ा सा लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम चाहिए। भाव करेंगे ऐसा या नहीं करेंगे? पॉसिबल है कि कर भी सकते, पॉसिबल है नहीं भी कर सकते, बट थिंकिंग ऑन अ ब्राइटर साइड, मैंने भाव से नेगोशिएट किया। मतलब भाव देखो आपको मैंने 5% से पैसे दिए, 5% पर मंथ से पैसे दिए, चुकाए, लेकिन अभी फिलहाल मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पैसों की इतनी भी कोई गरज, कि मेरे पास में खुद के 5 लाख है जिससे मेरा टपरी का बिजनेस तो बहुत आराम से चल जाए। भाव बोले यार देख, बंदा अच्छा है, रिटर्न चुकाए, इंटरेस्ट भी दिया, प्रिंसिपल अमाउंट वापस भी किया, बिजनेस अच्छा कर लेता, सब बातें ठीक है। बोले अपने पैसों को कोई धोखा नहीं है। तो भाव ने सीधा 5% का 2.5% कर दिया। बोले ठीक है, दिए तेरे को पैसे 2.5%, समझा? लेकिन मैं पैसे कितने लूँ, मुझे ज़रूरत कितने की है, मेरे पास कितने हैं, कितने लूँ? करेक्ट। मैंने 15 लाख लिए भाव से एट द रेट 2.5% पर मंथ। मेरा इंटरेस्ट आधा हो चुका है, बराबर है, परवड़ेगा। मैंने शॉप खरीदी, शॉप खरीदने के वजह से कस्टमर्स ज्यादा है, जो नहीं आ रहे थे टपरी पर वो भी कस्टमर आना चालू हो गए, और जो टपरी पर आ रहे थे वो तो आ ही रहे ये देखकर कि इसने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया। टपरी पे भी 15 रुपए प्लेट ही बेच रहा था, और शॉप में भी 15 रुपए प्लेट ही बेच रहा, तो वो कस्टमर्स का, प्लस नए एडिशनल कस्टमर आ गए शॉप देखकर, शॉप अच्छी है, प्लस स्टूडेंट तो आते ही रहते हर साल। समझा गया पॉइंट? शॉप में भी बिजनेस एकदम तगड़ा हुआ, जबरदस्त बिजनेस हुआ, और उसमें भी मैंने भाव के पैसे वापस पूरे चुका दिए। अब मेरे पास में फिक्स्ड असेट है। मैंने लोन लेने कहाँ जाना चाहिए? क्यों? एग्जैक्टली मेरे पास में एसेट है,
और फिलहाल मेरे पास में नेगोशिएट करने के लिए अगेन पावर है। पावर कैसे आया? जब एसेट बिल्ड हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मेरे पास में कुछ ना कुछ एसेट्स है, जिस वजह से मेरे शब्दों में वजन है। बोल लो आई एम इन अ कंडीशन नाउ कि आई कैन नेगोशिएट फॉर दिस, दैट इज फॉर इंटरेस्ट। समझा? भाव को 2.5% भी क्यों भरूं, जब बैंक मुझे साल का 12% दे सकती है, साल के लिए 12%। भाव को मैं कितना दे रहा था साल का? अप्रोक्स 30%, हाँ 30% एग्जैक्टली दे रहा हूँ मैं साल का। वही बैंक से लोन कितने मिल जाएगा? 12% बोला मैं, 12% पर आना, आसानी से मिल जाएगा। रीजन, ये प्रॉपर्टी मैं गिरवी रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक असेट है खुद के नाम। पॉइंट समझ आ रहा है? अपन अभी एक्सपांशन वाले फेज में है, लेकिन एक बात तय है कि अब शॉप तो नहीं खोलूं। अब मेरे विजन और मिशन दोनों बहुत बड़े हैं। मेरे को अब चाहिए 3 मंजिली शोरूम। सर नाश्ते का ही, नाश्ते के साथ साथ प्रोडक्ट बनाएंगे ना अपन, और भी केक वाला बनाएंगे, आइसक्रीम पार्लर बनाएंगे, उसके अलावा थोड़े से और एडिशनल आइटम, रेस्टोरेंट वाले थोड़े स्नैक्स वाले आइटम ऐड कर लेंगे। तुम्हारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिजनेस में लगाओ माथा। तो शोरूम खोलना है। शोरूम खोलने के लिए खर्चा लग रहा 2 करोड़ का, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो खरीदनी पड़ेगी ना शोरूम बनाने के लिए, प्लस शोरूम बनाने का खर्चा अलग। तो कुल कॉस्ट मिलाकर 2 करोड़ का कॉस्ट है मान लो। अगेन मेरे पास में सेविंग्स है 20 लाख की सेविंग्स, 20 लाख की सेविंग्स है हाँ इस बार, प्लस एक एसेट है 20 लाख की शॉप। मतलब इन ऑल मेरे पास में पैसे कितने हैं? 40 लाख। समझ आ रही क्या बात? लेकिन सर शॉप तो आपने 20 लाख में 1 साल पहले खरीदी थी ना, 1 साल में कुछ तो वैल्यू बढ़ा होगा। तो अपन वैल्यू बढ़ा देते, शॉप का वैल्यू कर देते 20 का 30, ज़्यादा नहीं बढ़ा, 20 का 30 कर। तो मेरे पास इन ऑल पैसे कितने हो गए? 50 लैक्स है। इस पॉइंट पर मुझे ये पता है कि मेरे बिजनेस का एक रेपुटेशन है अब मार्केट में, मतलब मेरे बिजनेस की एक गुडविल है। तो क्या हुआ, एक दिन शाम सर आए, राहुल सर आए, नितेश सर भी आए, और उनके साथ और 3-4 लोग आए। वो बैठे, कहा सर क्या लेंगे? बोले, जो तेरा बेस्ट है वो नाश्ता खिला दे। अभी अपन यहाँ पर है शॉप पर, शोरूम खुला नहीं है। मैंने उनको बढ़िया नाश्ता कराया, पैसे देने लगे, ले लिए। अबे बिजनेस में बैठा हूं ना, पैसे थोड़ी माफ करेंगे। तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना? नहीं, पैसे लिए, पैसे लिए। पर शाम सर ने क्या, बहुत एकदम ऑब्जर्व किया, बोले क्या बिजनेस किया? बोले जितने देर में बैठा था इसके पास 1 घंटा बात करने, इतने में तो कितने कस्टमर आके इससे पार्सल भी लेके चले गए, कितने कस्टमर आए इससे समोसे कचौरी भी लेके गए। बोले भाऊ से भी इतनी अच्छी पहचान है, भाऊ भी हंस खेल के पैसे दे के जा रहा भाऊ नाश्ते के। बोले भाऊ ने 10 मिनट खड़े रह के कुछ बातचीत भी की इससे, पता नहीं क्या बातचीत। शाम सर इज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, मतलब बिजनेस में। तो नाउ वो आया, बोले और क्या बोलता अंकुश? बोला एकदम बढ़िया सर, कोई टेंशन नहीं, अच्छा चल रहा बिजनेस, मैं सोच रहा फुल टाइम यही कर लूँ। सर बोले नहीं, एसपी कौन पढ़ाएगा? मैं बोला ठीक है ना सर, नहीं करते, फुल टाइम नहीं करते, लेकिन सर बिजनेस अच्छा चल रहा, थोड़ा सोचो इस बारे में। सर बोले, बोले एक काम करना है मेरे को तेरा बिजनेस बड़ा पसंद है। बोले मैं आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट। बोला ठीक है ना सर कर दो। बोला क्योंकि सर मैंने ये करना ही है अभी, पैसों की बहुत ज़रूरत है मेरे को। सर मेरे पास 50 लाख है खुद के, सर मुझे और 1.5 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है? सर बोले ठीक है, बोले लगाते पैसा, ले ले लोन, ब्याज भरना ना। नहीं सर ब्याज व्याज नहीं, फिर रहने दो, मेरे पास और भी बहुत लोग हैं, भाव भी आते ब्याज पे, बैंक भी है ब्याज वाली, और ऑलरेडी बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बोले सर ये एसेट है ना, एसेट को अपन लोन में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सर को मैंने ऐसा जवाब दिया। सर बोले फिर क्या चाहते हो? बस सर इस बार पार्टनर बनाना है, तब मेरे को चाहिए पार्टनरशिप।
श्याम सर टेंशन में आ गए, बोले 1.5 करोड़ रुपए पार्टनरशिप। श्याम सर बोले देख भाई मैं ज्यादा से ज्यादा देखो 50 लाख दे सकता ना, ठीक है ना सर, कोई प्रॉब्लम। राहुल सर भी तो है और आपके साथ और भी तो लोग हैं, वो भी इंटरेस्टेड है। तो ऐसे कुल मिलाकर ABCD 4 पार्टनर्स ने मिलकर इस बिजनेस में पैसे लगाए। कितने कितने लगाए ईच, कैसे समझा? 4 लोग, श्याम सर ने भी 50 लाख बोले और आप खुद 50 लाख लाने वाले हो, ए फॉर आप, और बाकी के 2 लोग और वो 1 करोड़ लाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका भी अपने शेयर 50-50 कर दिया। तो इन शॉर्ट सबका परसेंटेज कितना हो गया? 25% ईच। समझ आया क्या? पक्की बात, हाँ। ये भी एक तरीके का इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस के 4 पीसेस किए हैं, समझा क्या? इक्वल, वो भी 25 ईच। क्लियर है क्या? ये भी इक्विटी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमने अपने आप को पार्टनरशिप फर्म बनाया है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो उन्होंने पैसा लगाया, ने शोरूम का ओपनिंग किया। अगेन सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, शुरुआत से लेकर आखिर तक सारे स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, सब आए। बिजनेस अगेन अच्छा चल रहा है। मैं, तुमने देखा मेरे को पहले कहाँ से शुरू किया, आर्ट गार्ड, फिर शॉप, फिर अब तीसरा। देखो बिजनेस तो मेरे नाम पर ही है अभी भी, ये नाम तो आज भी वही है, ए नाश्ता सेंटर ही है। मतलब अभी भी बिजनेस का ओनरशिप मेरे पास है, राइट। सिर्फ इस बार बिजनेस का मेरे पास में 25% का ही ओनरशिप है, लेकिन क्योंकि बिजनेस में मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो मुझे बिजनेस में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी मिलता है, प्लस सैलरी भी मिलती है अलग से। समझ आया? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं फुल टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मेरा बिजनेस था ये, इस वजह से ऐसा। समझ आया? तो एवरीबडी इज ओके इन गिविंग मी सैलरी, बिकॉज उनको बिजनेस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ मेरे को साल के आखिर में मिलते 31 मार्च के बाद या 31 मार्च को। रीजन तब बैलेंस शीट बना लेते और तब पता चल जाता कि बिजनेस ने कितना कमाया है, और उस बेसिस पे वो मेरे साथ में हिसाब करने बैठते, बोले हमारा शेयर हमको दे दे। वो साल भर बिजनेस पे आते, बिजनेस में मेहनत कौन करना। तो मैंने बिजनेस में एक पोजीशन लिया हुआ है, राइट। और जब मैंने शोरूम बनाया ना, तो मैंने अंकुश नाश्ता सेंटर को कर लिया था प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्जन करवा लिया। अच्छा, क्या यहाँ तक ओके? कोई प्रॉब्लम है? ड्राइंग मेरी अच्छी है, ठीक। तो मैं भूखा आदमी पैसों का, मैं यहाँ रुकने वाला तो हूँ नहीं, है ना। तो मैंने करना क्या है, अब विजन और बड़ा। बड़ा विजन है ना अपना, अब छोटा नहीं, अब शोरूम वोरूम नहीं, अब बस हो गया, अब बड़ा विजन। अब क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, पैकेज फूड बेचने हैं अपने नाम के, क्योंकि गुडविल तो अच्छी है, रेपुटेशन भी है मार्केट में, ठीक। लेकिन फैक्ट्री खोलने के और इस शोरूम, एक शोरूम खोलने के बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। क्या चीज़ें हुई, तो मैंने 1-2 जगह और स्पॉट देखे और वहाँ पर अपने शोरूम खोले। मतलब हमने बिजनेस काफ़ी एक्सपांड किया, बोले तो सिर्फ अकोला में ही नहीं, अमरावती, नागपुर, 1-2 शोरूम, 5-6 शोरूम और खोल लिया अपने ही पैसों से। लेकिन अब कैसा है, अब रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर पूरे इंडिया में फैलना है तो पैसा बहुत लगेगा, क्योंकि एक शोरूम का कॉस्ट है 2 करोड़ ऑन एन एवरेज, और अगर मेरे को 100 शोरूम भी खोलने हैं तो कॉस्ट हो जाएगा 200 करोड़। 200 करोड़ तो हमारे पास है नहीं, हम ले दे के 5 शोरूम खोल पाए, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ का बिजनेस कर पाए, इससे ज़्यादा हम स्केल नहीं कर पाएंगे अपने पैसों से। तो अब पॉइंट ऐसा है कि हमको ये तो पता है कि लोग हमको जानते हैं, जब राजस्थान से भी लोग महाराष्ट्र घूमने आते हैं तो वो मेरे नाम की मिठाई खरीदते हैं, मतलब फेमस तो है भैया, स्केल तो किया हमने, लोग यहाँ से खरीद तो रहे, विजन तो है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल भी है, 2 मिलियन फॉलोअर्स भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं रेपुटेशन मार्केट में है।
मतलब इंडिया के लोग पहचानते हैं, समझा। हम रील बना बना के डालते समोसे तलते हुए, तो रील को भी व्यूज अच्छे खासे आते, 10 लाख व्यूज आ जाते हैं रील, है ना। तो सर डिजिटल मेथड्स भी यूज करते हैं स्केलेबिलिटी के लिए। लेकिन हम इस पॉइंट पर पहुंच गए अब कि हमको अब चाहिए फैक्ट्री और चाहिए मार्केटिंग। इसके लिए बहुत पैसा लगता है, इसके लिए अल्टीमेट लेवल्स पे पैसा लगेगा। और ऊपर से अगर किसी शॉप में हमको प्रोडक्ट्स रखने भी है तो उतना मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा, कि ताकि कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोडक्ट्स रहे, अवेलेबल रहे, स्टॉक कम ना पड़ जाए। इसके लिए बहुत बड़ा स्केल चाहिए, और बहुत बड़े स्केल के लिए चाहिए बहुत सारा कैपिटल। तो फिर सबके दिमाग में आया, हम 4 पार्टनर्स बैठे, हमने डिस्कस किया, बोला अब क्या कर सकते हैं बताओ, स्केल तो करना है। ठीक है बोले, एक काम करते, क्लास को अब रोक देते हैं। बोले, ठीक है, क्योंकि फुल टाइम अब ये बिजनेस में अब अच्छा खासा पैसा मिल रहा, तो बोले इसी पे फोकस करते हैं। ये श्याम सर ने बोला। फिर श्याम सर बोले देख, अब अपने पास में एक ही ऑप्शन, कि जिस अमाउंट का पैसा अपने को चाहिए वो पैसा इजीली तो मिलेगा नहीं। लोन्स भी लेने जाएंगे तो ये शोरूम्स गिरवी रखेंगे, क्या ही पैसा मिल जाएगा। एक एक शोरूम पे 2-2 करोड़ का लोन मिल जाए तो और कितने शोरूम, 5 और शोरूम खोल लेगा, इससे ज्यादा स्केल नहीं कर पाएगा। लेकिन अब अपने को इम्पैक्ट क्रिएट करना है। इम्पैक्ट क्रिएशन के लिए एक साथ अपने को बहुत सारे स्टोर्स खोलने हैं, और एक साथ बहुत सारे स्टोर और फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगेगा। सर तो अपने पास में ऐसा क्या है जिसके बदले में अपने को पैसा मिलेगा? इम्पोर्ट, रेपुटेशन, फेम, गुडविल, ये वर्ड्स बोल लो। श्याम सर बोले अब वक्त आ गया इसको इनकैश करने का, रेपुटेशन को इनकैश करने का। एंड अब वक्त आ गया कि ए नाश्ता सेंटर हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड। समझ आया? मतलब आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी, प्लस हम कर रहे आईपीओ। समझ आया क्या? सर तो ये पहले क्यों नहीं कर लिया, इतने भाव को ब्याज भरे आपने ऊपर। अबे तब मैं छोटी सी दुकान, कौन इन्वेस्ट करेगा आईपीओ में मेरे? आईपीओ का खर्चा इतना ज्यादा रहेगा कि मेरी दुकान उसके अंदर चली जाएगी। समझ रहे? डायलॉग आया कहीं से। तो सर शॉप खोले तब ले लेते, तो भी नहीं जानते थे ना लोग। तब तो लोग आने शुरू हुए जो लोग दुकान वो हाथ गाड़ी पर नहीं आते। सर शोरूम खोला तब, हाँ, तब थोड़ी पहचाने, बट तब पहला ही शोरूम था। अब 5-6 शोरूम खोलने के बाद जब लोगों को अवेयरनेस है मेरे बिजनेस के बारे में, नाउ पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट। समझा? तो बोले ये एकदम करेक्ट टाइम है, मतलब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए, म्हणजे आईपीओ लॉन्च कर दिया जाए। समझा क्या? आईपीओ क्यों चलेगा? क्योंकि मेरा मार्केट में एक रेपुटेशन है, मैं कॉम्पिटिटर के नजरिए से देखा जा रहा हूँ। तो मार्केट में मेरा एक नाम है, फेम है, गुडविल है। आज तक के कोई कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं था, सारे प्रोडक्ट्स लेजिबली बेचे, अच्छे तेल में बनाकर बेचे हैं, प्रोडक्ट खराब नहीं होते, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, आप ज्यादा समय तक प्रोडक्ट रखकर खा भी सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट लोगों का भरोसा जीत लिया, और बस उसी भरोसे को करने हैं इन कैश, मतलब आईपीओ करके इस गुडविल को करना चाहते हैं इन कैश। तो मैं क्या करूँगा, अपनी उसी ही कंपनी के जिसके मैंने पहले किए थे 4 हिस्से, उसके अब मैं करूँगा बहुत सारे। समझ आया क्या? अरे हेलो, समझ आया क्या? लेकिन अपने हाथों में एटलीस्ट मैं उतनी कंपनी जरूर रखूंगा जिससे मैं और मेरे ओरिजिनल पार्टनर्स हम अपना कंट्रोल बनाए रख सके। तो ए, बी, सी और डी का स्टेक सबसे ज्यादा है, और हमने बाकी के जो शेयर्स है वो मार्केट में बेचने निकाले। केक का एग्जांपल था, 11th में पढ़ा था। आई एम नॉट विलिंग टू एक्सप्लेन दैट अगेन, बट क्योंकि डेफिनेशन हमने लर्न किया था, डेफिनेशन के अनुसार जाएंगे। डेफिनेशन क्या थी? अ शेयर
इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये रहा आपका शेयर कैपिटल, समझ आया? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। जैसे 1 2 3 4 5 6 मेरा स्टॉक है 6 शेयर्स का। वन स्टॉक का वैल्यू 6 शेयर्स, तो ये स्टॉक। तो डेफिनेशन बना, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। समझा गया? पक्की बात। तो पहुंच गए हम हमारी बात पर। हम बन गए अब एक कंपनी, ऊपर से लिस्टेड, ऊपर से हमने लॉन्च कर दिया अपना आईपीओ। खड़ी भर के लिए मान लेते कि हमने रेस किए 500 करोड़ रुपए। कितने? 500 CR, ठीक है। और हमने मार्केट में शेयर्स बेचे हैं 5 लाख शेयर्स। कितने हैं? तो बताइए कि मेरे एक शेयर का वैल्यू कितना? 500 करोड़ रुपए लिए 5 लाख शेयर बेचे, एक शेयर का वैल्यू कितना? बहुत इजी है। 5 लाख इंटू 10 50 लाख, 50 लाख इंटू 10 5 करोड़, 5 करोड़ इंटू 10 50 करोड़। तो 10,000 का वैल्यूएशन हो गया। ज्यादा हो गया बहुत। ठीक है, थोड़ा नंबर में चेंज करते हैं क्योंकि अपने नंबर्स कुछ ज्यादा ही छोटे हो रहे हैं। हाँ, इजी बना देते हैं इसको जाने। मैंने मार्केट में बेचे अपने 5 करोड़ शेयर्स, ठीक है। 5 करोड़ शेयर, तो एक शेयर हो गया 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपीज पर शेयर, और टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स आई हैव सोल्ड इज 5 करोड़ शेयर्स। ये हो गया आपका क्वांटिटी और ये हो गया आपका वैल्यू। समझा क्या? ये रुपीज में लिखा जाएगा और ये शेयर्स में लिखा जाएगा। समझ आया ना? कितने शेयर बेचे बेटा आपने? 5 करोड़। 5 करोड़ में एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपए। टोटल रेज कितना किया? 500 करोड़ आपका पेड अप शेयर कैपिटल कहलाया। समझ आ गया क्या कहलाया? क्योंकि इतने शेयर्स मैंने एक्चुअली बेचे और उसने फंड रेज किए, मेरे को उतने पैसे मिल चुके हैं। मगर समझो बात, फेस वैल्यू है 100 रुपए पर शेयर। बिजनेस धूम धड़ाके से चला। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाला, स्केल किया, फॉरेन एक्सपोर्ट बन गए हम एक। अब बहुत बड़ा स्केल हो गया बिजनेस का। तो उसी के साथ साथ ये 100 रुपए का जो स्टॉक था हमारा, उसका वैल्यूएशन भी बढ़ा। जहां हमने 100 रुपए से चालू किया था, ये स्टॉक बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और हम पहुंच गए फिलहाल करीबन 2,000 रुपए पर शेयर के वैल्यूएशन। समझ आया क्या? जब हमने 100 रुपए के वैल्यूएशन पे कंपनी को बेचा था तब 500 करोड़ का वैल्यूएशन मिला था। अब हमारी कंपनी हो गई 2,000 रुपए पर शेयर की, तो हमारा कंपनी कितने का वैल्यूएशन रख रहा है? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया हमारी कंपनी का मार्केट में। मतलब हमारे शेयर्स का दाम कितना हो गया टोटली? 5 करोड़ शेयर्स अब मिलेंगे 20,000 करोड़ रुपए में। कुछ समझ आया क्या? इसका मतलब दो चीजें सीखने मिली। फेस वैल्यू अलग चीज है, और ये आपका शेयर का है मार्केट वैल्यू, वो अलग चीज है। एक और चीज होती है इस बीच में, हो सकता था कि मैं 100 रुपए से ज्यादा में स्टॉक को बेचूं, लेकिन मैंने बेचा 100 में, तो मैं ऐसा समझ के चलता कि मैंने अपने शेयर का फेस वैल्यू लगाया था 10 रुपए, और मैंने तब अपने शेयर को इशू किया था 100 रुपए में। समझा क्या? तो मेरे तीन प्राइसेस हो गए। एक, रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। जब मैंने बेचे थे आईपीओ जिस दिन किया था, मान लो आज से 5 साल पहले आईपीओ किया था, तब आईपीओ बेचा था 100 रुपए पर शेयर के प्राइस पर। उसको बोलेंगे इशू प्राइस। क्या बोलते हैं? तीसरी चीज, जब आज की तारीख में 5 साल बाद कंपनी का वैल्यूएशन देखा,
तो ये स्टॉक का प्राइस इतना बढ़ गया कि 2,000 रुपये पर शेयर हो चुका है, जो कि अब मेरा करंट मार्केट वैल्यू है, जिसको सीएमपी बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी, या तो करंट मार्केट वैल्यू, सीएमपी। समझ आया? पक्का ये 3 प्राइसेस है, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। रजिस्टर्ड वैल्यू मतलब वो जिस पर आप ऑथराइजेशन लेते हो फ्रॉम आरओसी, फ्रॉम सेबी, कि भाई हमारा स्टॉक कम से कम मिनिमम इतने फेस वैल्यू का है। जहां पर आप परमिशंस लेते हो, ग्रांट्स लेते हो, और आरओसी को बोलते हो कि ठीक है हमें को शेयर्स इशू करने हैं, तो हमने 10 रुपये फेस वैल्यू रखा है और हम मार्केट में बेचेंगे हमारा शेयर 100 रुपये में। समझा क्या? तो रजिस्टर्ड वैल्यू हो गया 10 रुपीज, ऑथराइज प्राइस और इशू प्राइस हो गया 100 रुपये, और आपके कंपनी का आज के तारीख का करंट मार्केट वैल्यू हो गया 2,000 रुपये। बात समझ आई क्या? पक्का बोलो, स्टोरी याद रखना है, ठीक है। स्टोरी यहाँ पर अभी एंड हो चुका है, फिलहाल अपने को जो दिमाग में घुसानी थी चीजें वो घुस गई, कि ऐसा है कि आज की आज कंपनी बना ली, पब्लिक कंपनी बना ली और आज ही आईपीओ किया, ऐसा होता नहीं है। आईपीओ का एक टुकड़ा भी कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारे। रीजन, आपका मार्केट में कोई फेम नहीं, कोई नेम नहीं, कोई गेम नहीं, कोई गुडविल नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं, तो कोई आपके शेयर को हाथ लगाएगा क्या? नहीं। लेकिन जैसी आपने 5-6 साल मेहनत की, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि अपने दम पर 5 शोरूम खोल लिए, जिसका वैल्यूएशन करीब करीब 20 करोड़ रुपए, करीब करीब, और इसके अलावा आपके पास में ऑब्वियसली गाड़ी घोड़े होंगे, इसके अलावा स्टाफ होगा, इसके अलावा आपने और प्रॉपर्टीज खरीदी होंगी, तो वो एसेट्स अलग हो गई। रिजर्व फंड्स होंगे, जहां आप छोटे से बिजनेस में 5 लाख का रिजर्व क्रिएट कर पा रहे थे, यहाँ पर तो बिजनेस इतना बड़ा हो चुका, तो यहाँ पर के सेविंग्स और रिजर्व्स भी लार्ज अमाउंट में होंगे। समझा क्या? सारी बातों को याद रखना है, रीजन यही सारी बातें आपको काम आएंगी समझने में, ठीक है। पक्का आज की कहानी यही खत्म।